Okay, dear students, I am going to teach you about a important grammar, or you can say that it is also necessary for English spoken, and it is subject verb object agreement. अर्थात हिंदी में कहेंगे हम कर्ता क्रिया और कर्म का मेल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। लेट अस फर्स्ट ऑफ सी अबाउट द सब्जेक्ट। एज यू नो दैट, सॉरी, first of all we will see about verb, and as you know that verb is a kind of parts of speech। अर्थात verb जो है ये parts of speech का एक भाग केवल है। अब verb है क्या, पहले हिंदी में समझेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश में समझेंगे कि जिससे किसी काम का करना है या होना जाना जाए उसे ही वर्ब कहते हैं। हिंदी के शब्दों को पहचानना है कि अगर हिंदी के शब्दों में हम आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, लिखना पढ़ना, बोलना, पढ़ाना, ऐसे जितने भी शब्द हैं हिंदी के सभी हिंदी के क्रिया हैं, और इनका जो इंग्लिश होगा वो इंग्लिश का क्रिया होगा। और आगे समझना है कि वर्ब के दो भाग हैं, दो भेद हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, पहला है, फर्स्ट इज प्रिंसिपल वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब। It is also called helping verb। प्रिंसिपल वर्ब जैसा कि नाम से ही पता है, हिंदी में इसको प्रधान क्रिया है, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब का हिंदी है सहायक क्रिया। तो अभी मैंने जो बताया कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ऐसे जो वर्ब है हिंदी के वो हिंदी के प्रिंसिपल वर्ब हैं, और इनका इंग्लिश का प्रिंसिपल वर्ब होगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं, ईट, रीड, गो, कम, ईटीसी हैं। ऐसे हैं सभी के सभी वर्ड्स प्रिंसिपल वर्ब हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब इट मींस हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए है, या हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य को पूरा करने के लिए है, सहायता करता है, और इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि है इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, में, might, can, would, etc। तो ये हम हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, या फिर हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब आगे समझना है कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। इट इज कॉल्ड वर्ब फॉर्म। यू हैव टू लर्न वर्ब फॉर्म, यानी कि आपको क्रिया के रूप समझना है। सबसे पहले तो यही समझना है कि क्रिया के जो रूप होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म। ठीक है, 5 प्रकार के क्रिया के रूप होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि ये क्रिया के रूप जो हैं ये प्रिंसिपल वर्ब के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा ईट, क्योंकि इसको कहा जाता है V1, 2, 3, 4 और 5।
and you have to remember only three verb forms V1, V2, V3 for example eat, second form ate, थर्ड फॉर्म eaten एंड verb फॉर्म में हम केवल क्या लगाना है V1 में ing लगा देना है, यानी कि eat है तो eat में ing लगाएंगे तो eating हो जाएगा। और V5 में याद रखना है कि V1 में s या es लिखना है, यानी कि eat में अगर हमको V5 बनाना है तो s लगा दिए तो its बन गया। तो ऐसे जो तमाम वर्ब हैं प्रिंसिपल वर्ब हैं, इसके 5-5 रूप होते हैं, इनको बढ़िया से समझ लेना है, ठीक है। और वर्ब के रूप को इसलिए भी समझना है कि वर्ब के रूप का ही प्रयोग टेंस में होता है, यानी कि विदाउट वर्ब वी कांट राइट एनी सेंटेंसेस, बिना वर्ब के हम एक भी वाक्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए वर्ब फॉर्म को समझना है, वर्ब फॉर्म को याद करना है, वर्ब को समझना है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब को समझना है और ऑक्सिलरी वर्ब को समझना है। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, ऐसे आप परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द डूअर ऑफ वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट, अर्थात क्रिया को करने वाला जो वर्ड होता है, क्रिया को पूरा करने वाला है या क्रिया को करने वाला है केवल कहेगा, वही क्या कहलाता है सब्जेक्ट कहलाता है। लेट अस सी इट फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि ही एट ब्रेड्स, सी plucked flowers, I blowed him। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, जैसे पहला है कि ही एट ब्रेड्स, यानी कि उसने रोटी खाया है या वह रोटी खाया है। दूसरा है सी प्लक्ड फ्लावर्स, वह फूल तोड़ी। और तीसरा है आई ब्लॉड हिम, मैंने उसे तमाचा मारा। अब सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब कौन है, तो वर्ब एट है, ईट से बना हुआ, ईट एट एटन है, ठीक है। वर्ब प्लक है, ठीक है, प्लक से ही प्लक्ड बना हुआ, ठीक है। और वर्ब ब्लो है, ठीक है, ब्लो से ब्लड हुआ है। मैंने बताया कि हिंदी में आना जाना खाना पीना जो है वही वर्ब है, ठीक है। तो प्लक मतलब तोड़ना, ये भी वर्ब हो गया। ब्लो मतलब तमाचा मारना, ये भी वर्ब हो गया। तो ये वर्ब है, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब एंड दिस इज वर्ब। चलिए अब देखते हैं कि ही एट ब्रेड में खाने का काम किसने किया है। तो स्पष्ट है कि खाने का काम किसने किया, ही ने किया है, इसलिए ही क्या है सब्जेक्ट है। फिर दोहरा रहा है कि ही एट है, वह खाया है, यानी कौन खाया है, ही खाया है, अर्थात समझना कि खाने का काम किसने किया, ही ने किया है। तो ही इस वाक्य में क्या है सब्जेक्ट है। उसी तरह समझना है कि सी प्लग है, तो प्लग वर्ब हो गया। अब तोड़ने का काम किसने किया है, तो सी ने की है, इसलिए सी यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है। उसी तरह से लास्ट सेंटेंस में देखें कि आई ब्लॉड, ठीक है, मैंने मारा या मैंने तमाचा मारा या मैंने थप्पड़ मारा है, तो थप्पड़ मारने का काम मैंने किया है, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट। तो फिर से सबको समझना है कि क्रिया को करने वाला यानी कि डूअर ऑफ वर्ब, यही क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए कहा जाता है कि द रिजल्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द रिजल्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, अर्थात क्रिया का जो परिणाम होता है
या क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, हम कर सकते हैं रिजल्ट है, इम्पैक्ट है, इफेक्ट है। जिस शब्द पर पड़ता है या जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इन तीनों वाक्यों में ऑब्जेक्ट कौन है। फिर से देखते हैं कि ही एट ब्रेड, वह रोटी खाया है। तो खाने का फल किस पर पड़ेगा? ब्रेड पर पड़ेगा, इसलिए ब्रेड क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है भाई खाने का फल रोटी पर क्या पड़ता है, क्या पड़ा है? तो हम कह सकते हैं कि पहले रोटी है थाली में था, लेकिन किसी ने खाया है, या उसने खाया या ही ने खाया। अब रोटी जो है थाली से गायब हो गया है और रोटी उसके पेट में चला गया है, तो ये प्रभाव हुआ है, ये फल पड़ा है। तो फिर से दोहरा रहे हैं कि क्रिया का फल जिस पर पड़े हैं, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल जिस पर पड़े हैं वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तीसरे वाक्य पर देखते हैं कि सी प्लस फ्लावर, वह फूल तोड़े हैं। तो फूल तोड़ने का काम सी की, तो फिर से दोहरा देना है कि सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ठीक है, तोड़ने का प्रभाव है या फल है, फ्लावर में पड़ेगा, इसलिए फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ भी क्वेश्चन हो सकता है कि फिर फ्लावर में क्या प्रभाव पड़ा भाई है? तो फ्लावर में ये प्रभाव पड़ा कि पहले ये पौधा में था, तोड़ने के बाद पौधा से अलग हो गया है। तो ऐसा अगर कुछ भी प्रभाव पड़े हैं, कुछ भी फल पड़े हैं, कुछ भी रिजल्ट पड़े, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तीसरे नंबर पर फिर से देखते हैं कि आई ब्लॉड हिम, ठीक है, तो ब्लॉड करने का काम आई ने किया है, इसलिए आई सब्जेक्ट है। लेकिन ब्लॉड का जो प्रभाव है वो हिम पर पड़ेगा। हिम कोई लड़का है समझ लीजिए, उस पर प्रभाव पड़ेगा और इसलिए हिम क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिया का प्रभाव में हिम पर क्या पड़ा है, यानी इसको तमाचा मारा गया है, तो तमाचा मारने का प्रभाव हिम पर क्या पड़ा है? तो तमाचा मारने से उसको दर्द महसूस होगा, उनका जो चीख होगा इसमें हम छाले पड़ सकते हैं, लाल हो सकते हैं, ठीक है। ही बिकेम एंग्री है, वह गुस्सा, उसको भी गुस्सा हो सकता है, ठीक है, और इसलिए ऐसा प्रभाव उस पर पड़ा है। तो चूंकि हिम पर प्रभाव पड़ा है, तमाचा मारने का है, ब्लो करने का है, और इसलिए हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फिर से मैंने दोहरा दे रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो पहले मैंने वर्ब को बताया है, ठीक है, जैसे ब्रेड है प्लस ब्लोड है, ये वर्ब है। फिर मैंने सब्जेक्ट को बताया कि क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को बताया कि क्रिया का फल जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात और सीखना है, वह यह है कि वर्ब जो है वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज यू नो दैट। शब्द के 8 भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद क्या है? वर्ब है। लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज ही, व्हाट इज ब्रेड है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्रिया के भेद के अनुसार क्या है? तो ही, अगर हम क्रिया के भेद के अनुसार से कहेंगे तो प्रोनाउन है, ठीक है, ब्रेड। अगर हम क्रिया के भेद के अनुसार से कहेंगे तो ये नाउन है, ठीक है। ही क्या है? प्रोनाउन है, और ब्रेड क्या है? नाउन है। उसी तरह से सी क्या है? क्रिया के भेद के अनुसार से तो सी भी प्रोनाउन है। और फ्लावर्स क्या है? तो फ्लावर्स क्या है? नाउन है। यहाँ पर आई को देखेंगे हम तो आई क्या है? प्रोनाउन है। और हिम को देखें हम तो ये भी प्रोनाउन है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रोनाउन, नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, नाउन, यहाँ पर दोनों प्रोनाउन हैं। तो समझना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ये स्थान के आधार पर होता है। और दूसरी बात जो समझना है वह यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है
या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। फिर से दोहरा रहा है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है मैक्सिमम। लेकिन समझना है कि कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे शब्द भी हैं, कभी कभी हम क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो होता है वह यही होता है कि जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आखिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत क्या है। इसलिए जरूरत है कि इसी के अनुसार से इंग्लिश के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंग्लिश में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस की बात करें तो स्टेटमेंट सेंटेंस का क्रम जो होता है, सीरियल जो होता है, हमेशा ये होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट या फिर बाकी शब्द होते हैं तो इसके बाद आते हैं। तो फिर ये भी समझना है कि हिंदी या दूसरे भाषाओं का जो क्रम है, जो सीरियल है, ये सीरियल है अलग होता है। अब हिंदी में हम इसी को लिखते हैं इसी प्लस फ्लावर्स। हिंदी क्या होगा, वह फूल तोड़ी या तोड़ती थी, दोनों होगा। तो वह तो सब्जेक्ट है, फूल तोड़ने का काम वह कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्ट है। लेकिन फूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और तोड़ना क्या है, वर्ब है। ठीक है, वह फूल तोड़ी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है। यानी कि हिंदी में जो क्रम होता है वो थोड़ा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अंतर होता है। ठीक है, और वह अंतर यह होता है कि हिंदी के वाक्य जो होते हैं स्टेटमेंट वाक्य हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और सब्जेक्ट से शुरू होने के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब जो है लास्ट में चला जाता है। जबकि फिर से दोहरा रहा है कि इंग्लिश में उल्टा सिस्टम है। इंग्लिश में होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और फिर वर्ब आता है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट या दूसरे शब्द आते हैं। तो इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज इट इज सेड दैट वी कांट द सेंटेंसेस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड, कि हम हिंदी के वाक्यों को वर्ड से शब्द में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, अनुवाद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम इस विधि को जानना जरूरी है, उसके लिए स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। और अगर वैसा सिस्टम होता है तो स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं थी, हम टेंस याद करने की जरूरत नहीं थी, हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट को जानने की जरूरत नहीं थी। हम सीधे हम लोग क्या करते, सीधे वर्ड टू वर्ड लिख देते हैं। तो क्या है कि ही फ्लावर्स, ठीक है, उपलब्ध है। लेकिन अंग्रेजी के क्रम के अनुसार से सबको पता है कि ये गलत है। तो आज हम इंग्लिश स्पोकन के रूप में पहला क्लास में मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट है। और इसके बाद से हम इंग्लिश स्पोकन के लिए मैं सीधे स्ट्रक्चर पर बात करूंगा और बीच बीच में ग्रामर को भी बताऊंगा। क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर की बात होगी या जब भी इंग्लिश स्पोकन की बात होगी तो ग्रामर की भी बात होगी कि बिना ग्रामर को जाने हुए हम इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा इंग्लिश स्पोकन का पहला क्लास यहीं पर समाप्त होता है।